हेलो बच्चों, कैसन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के टॉपिक में ऐसे प्रश्नों को लेके आए हैं। इनमें से देखिए, आपका जो आज का चैप्टर है वो क्या है, जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य के ऐसे 5 प्रश्नों को हम आज लेके आए हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस बोर्ड एग्जाम में आपके ये 5 प्रश्न, इनमें से 4 आपके पेपर में आने ही आने हैं। तो बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका 7 मार्क्स का आपका या 5 मार्क्स का जरूर आएगा। तो बिल्कुल हम लोग देर नहीं करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपके सामने जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है? देखिए, जनन की अगर सभी पहलुओं को हम देखें तो उसमें अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावात्मक स्थिति क्या है, स्वास्थ्य है। यानी जनन स्वास्थ्य में हम बात कर ले तो जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य की बात ये कर रहे हैं। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, और चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो भावात्मक स्थिति हो, ये क्या कहलाती है, सब स्वास्थ्य के रिलेटेड अंतर्गत आती है। देखिए, अब हम बात कर लें जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां क्या है। तो भारत विश्व का सबसे पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर 1951 सन याद रखिएगा, सन 1951 बिल्कुल ध्यान रखिएगा, परिवार नियोजन के कार्यक्रम को चलाया। और यह परिवार नियोजन आज किस नाम से जाना जाता है, यहां ध्यान रखिएगा। अब यह जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा के कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और यह परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब चलाया गया था भारत में? 1951 में। तो और साथ ही साथ आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है, RCH क्या है? तो ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये RCH इस फुल नेम 1 नंबर पे आता है। तो पहला क्वेश्चन आपका इसी से बनेगा कि RCH का फुल फॉर्म बताइए। तो ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है आपसे। अब आगे बात कर लें तो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर आप पहला उद्देश्य देखिए, यहाँ पर पहला उद्देश्य क्या है, लोगों को यौन संचालित रोगों की जानकारी दी गई। यानी लोगों को क्या किया गया है, जितने भी मतलब यहाँ पर लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पूरे भारत की बात कर रहे हैं, यौन संचालित रोगों की जानकारी दी गई। नए शिशु के जन्म के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका भी मेन उद्देश्य का जनन एवं बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए गए थे उसका उद्देश्य, ये 2 उद्देश्य सबसे मुख्य थे। आगे बात कर ले हम लोग, ये क्या होता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात, अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट की। जनसंख्या विस्फोट क्या है? देखिए, जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होना, सभी लोग जानते हैं, जनसंख्या में बहुत तेजी से अधिक वृद्धि होना, यह क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अब इसको क्या करें, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के क्या उपाय होने चाहिए? तो पहले तो सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आप देखोगे आपके चैप्टर में ये मतलब आपके ये टॉपिक जो जनन स्वास्थ्य है, ये इसीलिए डाला गया है कि आपको जागरूक किया जा सके। यहाँ पर चाहे परिवार नियोजन से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, चाहे वो आपका किसी चीज से रिलेटेड हो, ये केवल इन टॉपिक को डालना है, आपको अच्छी तरीके से इन चीज़ों से एजुकेटेड कर देना। तो शिक्षा दी जानी चाहिए। लोगों को जनसंख्या के दुष्परिणामों को बताना चाहिए कि अगर ज़्यादा संख्या होगी, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, खाने के लिए भी कम पड़ जाएगा। इससे क्या होगा, भुखमरी के हम लोग शिकार हो सकते हैं। तो ये भी दुष्परिणाम हैं। गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग करना चाहिए, है ना, बहुत सारे आजकल हैं। गर्भ निरोधक युक्तियों के गुण क्या हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सॉरी, गर्भ निरोधक युक्ति सस्ती होनी चाहिए। पहली चीज सरकार को ये करना चाहिए, गर्भ निरोधक युक्ति जो है आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। गर्भ निरोधक युक्ति में कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट क्या है, आसानी से प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, किया जा सके इसको। अब गर्भ निरोधक श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक विधियां हैं, रोधक भी होता है दूसरा, और तीसरा क्या है, ये गर्भाशय युक्तियां हैं, और चौथा क्या है, ये गोलियां, और तीसरा पांचवा क्या है, शल्य क्रिया विधि, ठीक है, सर्जिकल या बांधकरण जिसे आप कहते हैं। सभी को हम एक एक यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इनमें से ध्यान रखिएगा, आपके सामने ये पहली विधि आ गई, प्राकृतिक। देखिए ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या विस्फोट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्राकृतिक विधियाँ क्या है, नेचुरल मेथड क्या है? तो ध्यान रखिए, इन विधियों में किसी भी भौतिक एवं रासायनिक रोधक का उपयोग नहीं होता है। ये अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोकती है। इस विधि में क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या होता है, मिलने से रोकती है, जिनमें निषेचन नहीं हो पाता है। इस प्रकार अंडाणु और शुक्राणु को रोकने की 3 विधियाँ होती हैं। एक होता है आवधिक संयम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ आ गया, हाँ, आवधिक संयम, अबाह्य से स्खलन और स्तनपान अनावृत, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं आवधिक संयम क्या होता है। ध्यान रखिएगा, स्त्रियों में 10 से 17वें दिन, स्त्रियों में क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनमें 10 से 17वें दिन अंडाणु निकलते हैं की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, यदि इन दिनों में व्यक्ति अपने ऊपर संयम बनाए रखे तो वह इस प्रक्रिया को आवधिक संयम कहलाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जितनी फीमेल्स होती हैं उनमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है यानी उनके अंदर जो एक फॉर्मेशन होता है वो एक फॉर्मेशन 10 से 17वें दिन क्या होता है, ये इसके मतलब निकलने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर व्यक्ति संयम बना रखे तो जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी के केसेस क्या होंगे, काफ़ी कम होंगे। अब बाह्य स्खलन का मतलब यहाँ पर क्या है, यदि पुरुष संभोग यानी पुरुष क्या करता है, सेक्सुअली यानी संबंध बनाता है तो उस समय अपने जो वीर होता है, सीमन जो होता है उसको बाहर ही स्खलित कर दे, बाहर ही निकाल दे, तो इस प्रक्रिया को बाह्य स्खलन कहते हैं। समझ में आ गया। अब स्तनपान अनात्रव, थोड़ा शब्द कठिन है। प्रसव के बाद स्त्रियों में लगभग अधिकतम 6 माह तक मासिक चक्र नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिल पाते हैं और गर्भ नहीं ठहरता। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्तनपान अनात्रव कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला टॉपिक है दूध। पहला मैंने बता दिया आपको नेचुरल जो मेथड है, दूसरा क्या है मैंने यहाँ पर रोधक बताया। रोधक में तो देखिए रोधक का मतलब क्या है, बैरियर। अब किस तरह बैरियर होता है ध्यान रखिएगा। रोधक के अंतर्गत आप कंडोम है या फेमिडर्म है या डायाफ्राम, सर्वाइकल वॉल्ट्स हैं, ये सब आते हैं। देखिए कंडोम क्या होते हैं, रबड़ के बने हुए संरचना होती है जिनका उपयोग मेल करते हैं। ठीक है, फ्रीडम दर्म फेमिडोम क्या होता है, इसका उपयोग फीमेल के द्वारा किया जाता है। और डायाफ्राम हाँ ये थोड़ा डायाफ्राम सर्वाइकल वॉल्ट्स को हम एक से ज़्यादा बार, अधिक बार यूज कर सकते हैं। और ये फीमेल जो होता है, ये उसमें फीमेल के कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक शब्द है सर्विक्स पर लगाया जाता है, यानी अंदर क्यों लगाया जाता है, जो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, अगला ध्यान रखिए यहाँ पर। अब देखिए तीसरा कौन सा आ गया, मैंने बैरियर को बता दिया। यहाँ पर अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ जो हैं या यहाँ मतलब क्या होती हैं, देखिए 3 तरह से इनको बताया गया है। औषधि के रहित यानी आप दवाइयाँ यूज कर लीजिए जिससे प्रेगनेंसी ना हो। तांबा मोचक यानी यहाँ पर क्या हो जाए, कॉपर टी लगा लीजिए। कॉपर टी इतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि ये धोखा भी दे जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे अच्छा होता है LNG 20 कॉपर टी की तुलना में। ध्यान रखिएगा, कहाँ ये क्यों नहीं चल रहा, हाँ कॉपर टी की तुलना में LNG 20 जो है ये हार्मोन्स मोचक है, ये ज़्यादा विश्वासजनक होता है, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा कराना चाहिए। अब देखिए पिल्स होती हैं, बहुत सारी गोलियां होती हैं। यहाँ पर ये गोलियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो प्रतिदिन खाई जाने वाली गोलियां होती हैं जैसे मालाडी है ना, और साप्ताहिक खाई जाने वाली गोलियां होती है, एक सहेली होती है। ठीक है, इन गोलियों के नाम याद रखिएगा, आपसे पेपर में पूछ सकता है। इन गोलियों में क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोजन और क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं जो भ्रूण को गर्भाशय से नहीं जुड़ने देते हैं। ध्यान रखिएगा ये दोनों हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, अब 5वां कौन सा है, शल्य चिकित्सा विधि या बांधकरण। ये जो सर्जिकल जो होता है ये मेथड, इसमें 2 प्रकार का होता है। एक तो शुक्र वाहिका एक उच्छेदन होता है, एक होता है नलिका उच्छेदन। ठीक है, नलिका उच्छेदन देखिए शुक्र वाहिका उच्छेदन क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये जो वैक्सोटॉमी में पुरुष की शुक्र वाहिका को काट कर बांध दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो आपका नलिका उच्छेदन में स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, तो शुक्र वाहिका में क्या होता है, पुरुष की शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। और नलिका स्त्रियों में क्या होता है, नलिका जो आपकी नलिका में स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर क्या किया जाता है, नलिका उच्छेदन में क्या किया जाता है, स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। अब हम बात कर लें यहाँ पर सहगर्भता या चिकित्सीय समापन। यहाँ ध्यान रखिएगा, तो ये है आपका यदि कोई दाम्पत्य यानी जो आपके मेल एंड फीमेल हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, अपनी इच्छा से गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता है। यदि कोई दाम्पत्य अपनी इच्छा से गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता है तो इसे गर्भपात या सहगर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, सहगर्भता
जिसे कहते हैं, यानी अपने मतलब अपनी इच्छा से ही क्या करें, गर्भ को समाप्त करने की जो अनुमति होती है वो क्या कहलाता है, सहगर्भता या चिकित्सीय समापन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़े शब्द कठिन जरूर हैं हम लोगों के बोलने में, मगर ये सब चीज़ें इतनी सरल हैं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगी। यहाँ बात कर लेते हैं गर्भपात की जो परिस्थितियाँ होती हैं। यदि किसी लड़की का बलात्कार हुआ है, ठीक है, तब आपको गर्भपात है। गर्भ जो निरोधक युक्तियों के कार्य न करने पर शिशु और माता दोनों को जान का खतरा, अगर शिशु को क्या किया जाए, जन्मजात रोग है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गर्भपात कब कराना चाहिए। गर्भपात कब, देखिए क्या होता है, जब भ्रूण 12 सप्ताह का यानी 3 महीने का हो जाए तब माता को क्या करने की कोई नुकसान नहीं होता है, आसानी से गर्भपात कराया जा सकता है। यानी जिनका कहने का मतलब है जब भ्रूण 12 सप्ताह यानी 3 महीने का हो जाए तब माता को कोई नुकसान नहीं होता, आसानी से गर्भपात करा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं यौन संचालित रोग के बारे में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा टॉपिक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यौन संचालित रोग आपका ये पेपर में कई बार पूछा गया है। यौन संचालित रोग यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, यानी एक दूसरे से चली जाती हैं, वो कहलाती हैं यौन संचालित रोग। या यौन संबंधों से फैलने वाले रोगों को यौन संचालित रोग कहते हैं, यानी संबंध बनाने से जो रोग फैलते हैं उनको क्या कहते हैं, यौन संचालित रोग कहते हैं। जैसे एड्स हो गया, सुजाक हो गया ना, ये सब क्या है, एक दूसरे से मतलब यौन संबंध के कारण फैल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर यौन संचालित रोग, देखिए अगर बात कर लें हम लोग, देखिए यहाँ पर ये सुजाक जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से हो जाता है, क्लेमाइडिया जीवाणु से होता है, सिफिलिस जो होता है जीवाणु से होता है, जेनाइटल हर्पीस किससे होता है, विषाणु से होता है, जेनाइटल वाटर्स विषाणु से होता है, एड्स जो होता है विषाणु से होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन चीज़ों को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर सहायक जनन जो आपका प्रौद्योगिकी है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। देखिए अब हम बात करने वाले हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी के बारे में। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे स्वपात्रे निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। ऐसा क्या होता है, जब सबसे अच्छा आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी था वो 1978 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, जब होता क्या है इसमें कि मान लीजिए मेल एंड फीमेल किसी कारणवश मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पुरुष का जो शुक्राणु होता है, मादा का अंडाणु एक टेस्ट ट्यूब में लेकर उनसे क्रिया कराई जाती है और उसमें जायगोट का निर्माण होता है और फिर क्या होता है, भ्रूण बन जाता है और कुछ मंथ बाद उनकी माता के भ्रूण में डाल दिया जाता है, जिससे पूरी तरह क्या होती है, ग्रोथ होती है और एक नए बच्चे का जन्म हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अब दूसरा क्या है, यहाँ पर GIFT गिफ्ट यानी गैमीट इंफ्राफलोपिया ट्रांसफर जो है, यदि कोई स्त्री अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकती तो उस स्त्री के अंडवाहिनी में किसी दूसरी स्त्री का अंडाणु स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, यानी GIFT। ठीक है, गैमीट इंट्राफेलोपिया ट्रांसफर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये एक आर्टिफिशियल क्या है, कृत्रिम वीर्य निषेचन क्या है, कृत्रिम वीर्य सेचन। तो ऐसे पुरुष, ध्यान रखिएगा, ऐसे पुरुष जो वीर्य को योनि तक नहीं पहुंचा सकते हैं, यानी वेजाइना तक नहीं पहुंचा सकते, या जिन पुरुषों में शुक्राणु की संख्या बहुत कम होती है, वहां तक मतलब एक को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनके वीर्य को कृत्रिम विधि द्वारा स्त्री की योनि में पहुंचा दिया जाता है। इसको कहते हैं क्या, कृत्रिम वीर्य निषेचन, यानी कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। अब बात कर लें यहाँ पर ICSI। ठीक है, इसका क्या है, अंतः, यहाँ ध्यान रखिए, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निषेचन। इसमें शुक्राणु को सुई द्वारा अंडाणु की कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ये एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब दूसरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीवे निषेचन। ठीक है, ऐसी स्त्रियां जिनमें गर्भ का निर्माण
तो होता है परंतु गर्भ ठहरता नहीं है। इनमें भ्रूण बनने के बाद किसी दूसरी स्त्री में स्थानांतरित कर दिया जाता है। भ्रूण बनने के बाद किसी दूसरी स्त्री में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? जीव निषेचन कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसके नोट्स बना लीजिए और आपको बहुत जल्दी इसमें देखिए जितने भी मैंने टॉपिक बताए इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आने हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। आज के लिए काफ़ी